नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना लाड़ पुनः हिंदी की इस कक्षा में आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत गलता लोहा कहानी का भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के रचनाकार शेखर जोशी जी हैं। तो चलिए हम पहले देख लें कि हमने पिछले भागों में क्या पढ़ा। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि मोहन और धनराम दोनों मित्र थे, लेकिन मोहन पंडित कुल से संबंधित था और धनराम का जो परिवार था वह लोहारी का काम करता था। इस तरह से मोहन उच्च कुल में जन्मा था, इसलिए उसे सामाजिक और जातीय सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी। साथ ही उसके मन में एक जातीय अभिमान भी था। लेकिन धनराम जो कि एक लोहार परिवार में जन्मा था, इसलिए शुरू से ही उसे समाज में अपनी हीन भावना से ग्रसित था और वह अपने आप को कमज़ोर मानता था। साथ ही समाज में भी उसे लोगों के द्वारा यह माना जाता था कि वह जीवन में कोई भी सफलता अर्जित नहीं कर सकता है। तो दोनों ही भिन्न परिवार से संबंधित थे। दोनों एक दिन धनराम की दुकान पर बैठकर अपने विद्यालय जीवन को याद कर रहे थे। मोहन अपने पिता के द्वारा कहे जाने पर कि तुम मुझसे ये पंडिताई और खेत का काम नहीं हो सकता, तुम जाकर चंद्रदत्त के यहाँ जाकर रुद्र पाठ करो, लेकिन मोहन के बस के बाहर था यह कार्य और मोहन ने उसे अनसुना करके हंसुआ उठाना अर्थात खेत का एक हथियार होता है, उसे लेकर वह यह सोचकर कि खेत के आसपास उगी हुई घास को वह काट देगा, इसलिए वह मोहन धनराम की दुकान पर अपने हंसुआ को तेज धार करवाने के लिए आया और वह बड़े ही ध्यान से धनराम के सारे कार्यों को, लोहे को गर्म करना, लोहे को पलट कर पीटना, धोखनी देना, सारे कार्य को बड़े ही ध्यान से देखता रहा और इस प्रकार से दोनों बातें करते हुए अपने विद्यालयीन जीवन की यादों में खो गए। वे याद करते हैं कि मास्टर त्रिलोक सिंह उनके शिक्षक थे, जो कि मोहन उच्च कुलीन होने के कारण वे मोहन को अधिक पसंद करते थे एवं उन्होंने इस कारण मोहन को कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। साथ ही कोई भी प्रश्न का उत्तर होता तो तुरंत वे मोहन से पूछते और मोहन अपेक्षानुकूल उन्हें का जवाब भी देता। इसी के विपरीत धनराम जो कि लोहार परिवार से था, एक गरीब वर्ग से था, इसलिए उसे बार बार शब्द रूपी बाण चलाए जाते उस पर शिक्षकों के द्वारा और यह माना जाता है कि वह अधिक पढ़ लिख नहीं सकता। साथ ही उस कक्षा का यह नियम था कि जो बच्चा उत्तर नहीं दे सकता है, पढ़ने में मंदबुद्धि है, उसे अपने लिए अधिकार था कि वह अपने दंड देने के लिए खुद ही हथियार का चुनाव करे। इसलिए जब भी जो धनराम था वह उत्तर नहीं दे सकता था तो शिक्षक उसे बेत लाने के लिए स्वयं ही उसका चुनाव करने के लिए भेजते थे। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा। चलिए अब हम भाग 3 पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। मास्टर त्रिलोक सिंह ये मानते थे कि मोहन एक दिन जरूर ही बड़े ही ऊंचा पद पर आसीन होगा, पढ़ लिख कर नाम कमाएगा। तो इसी बात को सिद्ध उसने कर दिया। प्राइमरी स्कूल जैसे ही उसने पार की, मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। छात्रवृत्ति मतलब उसे स्कॉलरशिप, अच्छे नंबर के कारण उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी, छात्रवृत्ति मिलने लगी और मास्टर जी की भविष्यवाणी को उसने सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। जो साधारण हैसियत वाले जो बंशीधर पुरोहित थे अर्थात मोहन के जो पिता थे, उनका भी हौसला बढ़ गया। उन्हें यह लगने लगा कि उनका जो पुत्र है वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है और ज़रूर एक दिन नाम कमाएगा और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पीढ़ियों से जो वे पुरोहिताई का कार्य करते आ रहे थे, वे उस कार्य में अधिक आय नहीं थी, इसलिए वे निराश हो चुके थे और उनका ये मानना था कि उनका पुत्र किसी अच्छे पद पर अच्छे नौकरी को प्राप्त कर उनकी सारी गरीबी को दूर कर देगा। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनका जो पुत्र है वह किसी अच्छे पद पर अच्छी नौकरी को प्राप्त हो, ताकि घर की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हो सके। तो इसी प्रकार मोहन के पिता भी मानते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनके दारिद्र्य को अर्थात गरीबी को
मिटा देगा, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। अर्थात आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मोहन को बहुत से संघर्ष करने थे, परंतु वंशीधर जी ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। जब वह स्कूल से थका हारा लौट कर आता, 4 मील की दूरी तय करके आता, तो उसकी निराशा को, उसकी थकान को देखकर जो पिता बंशीधर थे वे विद्या व्यसनी बालक अर्थात किस प्रकार से, जिन्हें ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र जिन्हें विद्या को प्राप्त करने की एक प्रकार की लत हो, एक प्रकार से उनके अंदर रुचि हो, इस प्रकार के बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने का प्रयास करते। इस प्रकार उसे प्रेरणा मिलती थी। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर जी ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह खा पीकर मोहन स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। इस प्रकार से जब नदियों में पानी होता तो वह वहीं उसी गांव में रुक जाता और पानी उतार होने पर वह घर लौट आता। संयोग की बात कुछ ऐसा हुआ कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, अर्थात नदियों में कोई खास पानी नहीं था, और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारा अर्थात जो घास को काटने का कार्य करते हैं, नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। उस समय ऐसा होता था कि बांध तो बंधे नहीं होते थे, डैम नहीं होते थे, तो कहीं दूर यदि भारी बारिश होती थी तो उस कारण से नदियों में पानी अचानक बढ़ जाता था। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे नदियों की धारा में अर्थात नदियों की लहर में उन्हें यह झाड़ झंखाड़ अर्थात बहते हुए झाड़ पेड़ दिखाई दिए, पाल पतेल अर्थात पत्ते वगैरह दिखाई दिए, तो उन्होंने अनुभव कर लिया कि पानी तेजी से आने वाला है और वे पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा और किनारे आते आते वे उनके मुंह में गंदा पानी भर ही गया। वे लोग किसी तरह सकुशल इस पार पहुँचने में सफल तो हो गए। इस घटना के बाद बंशीधर जी बहुत घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्हें यह चिंता होने लगी कि अब बच्चे का भविष्य का क्या होगा, आगे की पढ़ाई का क्या होगा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर जी ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई अर्थात इस बात को सही दर्शाया और यह कहा कि वे मोहन को अपने साथ लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी अर्थात वे 4 सदस्य हैं घर में, तो इस प्रकार से मोहन भी उनके साथ रह लेगा। एक और के बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। इस प्रकार से उनके बिरादरी का अर्थ होता है उनकी जाति के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उसे अपने साथ लखनऊ ले गया पढ़ाई के लिए। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। बंशीधर जी चाहते ही थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और इस प्रकार रमेश के कहने पर उन्हें मानो साक्षात भगवान मिल गए थे। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा अर्थात खुशी से उनकी आंखें भर आईं। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, बिरादरी का यही सहारा होता है अर्थात अपनी ही जाति के व्यक्ति की यही खूबी होती है कि वह अपनी जाति के व्यक्ति की परेशानियों को समझता है, दुख तकलीफ में उनका साथ देता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ अर्थात एक नए जिंदगी में एक नए वातावरण में उसने अपना जीवन शुरू किया। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। घर में उसे काम करने के लिए रख लिया गया। घर की चाची भाभी का काम तो वह करता ही था, साथ ही वह मोहल्ले के अन्य स्त्रियों का काम भी करने लगा। अन्य स्त्रियां भी उसे काम पूरा करने के लिए कहने लगी और एक प्रकार से उन्हें एक नौकर प्राप्त हो गया था।
तो शहर जाने पर मोहन की स्थिति एक नौकर के रूप में हो गई थी। मोहन थोड़ा दही ला दे तो बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ तो, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना उसके सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। जो रमेश था वह अपने ऑफिस वालों के सामने मोहन को अपना भाई, बिरादरी का भाई अर्थात अपनी जाति का भाई नहीं बताता था। यह उसके सम्मान के विरुद्ध था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था और उसे घरेलू है नौकर के रूप में उसकी पहचान करवाई जाती थी। इस बात को मोहन भी अब मानने लगा था, समझने लगा था। उसके मन में कहीं ना कहीं वह बात बैठती जा रही थी। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण के स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। रमेश को थोड़ा बहुत जब मोहन के द्वारा कहा गया तो उसने पास की ही स्कूल में उसका नाम तो जरूर लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र, मेधावी का अर्थ होता है होनहार, बुद्धिमान, बुद्धिमान छात्र, वह मोहन जो था बुद्धिमान छात्र था, लेकिन इस प्रकार से बुद्धिमान छात्र, मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। वहाँ बिल्कुल मंद बुद्धि छात्र के रूप में उसकी पहचान होने लगी। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलता रहा, अर्थात एक बंधे हुए जीवन की तरह वह एक ही राह पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने का मौका मिलता, तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की पढ़ाई की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। उसे यह कहा जाता कि तुम यहीं रहो और शहर में आगे की पढ़ाई करो। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। यदि वह चला जाता, गांव चला जाता, तो रमेश उसकी गृहस्थी का कार्य कौन करता। ऐसी स्थिति में रमेश उसे जाने की इजाज़त नहीं देता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। इस प्रकार वह बंसीधर अर्थात अपने पिता और घर वालों को शहर की कोई भी स्थिति बताकर, कोई भी बात बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, उनकी अपेक्षाओं पर प्रहार नहीं करना चाहता था। इसलिए वह सारी बातें खुद ही सहन कर लेता था और किसी से कुछ नहीं कहता था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।